नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बंगाल की खाड़ी में उठी मेंथा तूफान का असर बिहार में दिखा। जिले में दिन भर हुई बारिश, पारा 5 डिग्री नीचे लुढ़का, ठंड ने दी दस्तक। पताही में प्रशांत किशोर के रोड शो में उमड़ा लोगों का भीड़, लोगों ने फूलों से स्वागत किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोलू हत्याकांड के जिक्र करने के बाद गोलू के पिता हुए भावुक, कहा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री को लिखेंगे पत्र। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बंगाल की खाड़ी से उठी तूफान का असर बिहार में भी दिखा। जिले में दिन भर बारिश हुई, ठंडक ने भी दस्तक दी। उत्तर बिहार में मेंथा चक्रवात का असर लगातार जारी है। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी आसमान दिन भर बादलों से घिरा रहा और रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। उससे जनजीवन प्रभावित हुआ। चक्रवात के कारण हुए मौसम में इस बदलाव से अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के तहत अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। अधिकतम तापमान के सामान्य से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस कम होने के कारण दिन में भी हल्की ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने इस गिरावट को ठंड की शुरुआत दस्तक माना है। वहीं न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। पिछले 24 घंटों में 3.2 mm वर्षा दर्ज की गई। इसके साथ ही 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चली। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार चक्रवात के प्रभाव से शुक्रवार को भी उत्तर बिहार में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दूसरी ओर मौसम में हुए बदलाव के बाद घरों में एसी और फैन की रफ्तार कम हो गई है। पताही गांव में पहुंचे प्रशांत किशोर का लोगों ने भव्य स्वागत किया। जगह जगह फूलों की वर्षा की गई। चुनाव का माहौल है। ये जनतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और ये पर्व जो है वो जनता की ताकत है। और इसी जनता की ताकत हर बार जब जनता की भावनाओं का उपेक्षा किया जाता है तो जनता परिवर्तन करती है। 2025 ये वही परिवर्तन साल है जब परिवर्तन होगा और होकर रहेगा। दो डॉक्टर मुजफ्फरपुर में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए आप क्या कहते हैं? ये बहुत खुशी की बात है कि जो लोग सिर्फ चिकित्सा शरीर का करते हैं वो अब समाज का भी चिकित्सा करना चाहते हैं, समाज सेवा भी करना चाहते हैं। हमारा कहना है कि डॉक्टर ही क्यों, वकील, प्रोफेसर, टीचर्स, सभी पढ़े लिखे लोग जो पत्रकार हैं वो सब लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान एक्टिव रूप में आकर निभाना चाहिए। समाज का कल्याण करना सिर्फ कुछ खास लोगों का धर्म नहीं है, सभी लोगों का, सब समाज के हिस्सों का धर्म है। तो हमारा ये कहना है कि जो पढ़े लिखे शिक्षित समझदार लोग हैं, अगर वो कोई देश हित में काम करेंगे तो इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव के नतीजे हर चोटी पे चढ़ाव इस बार होकर रहेगा और विजय पताका जन स्वराज का मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा में फहरा कर रहेगा। जनता का अभूतपूर्व सपोर्ट है, प्यार, मोहब्बत, भरोसा सब कुछ मिल रहा है। आज प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं और हम लोग उनका इंतजार आज पताही के ये फकीरा चौक पर इंतजार कर रहे हैं। उनका माहौल बहुत उत्साहमयी है, लोग उत्सव के माहौल में यहाँ रह रहे हैं। युवा वर्ग एकदम उनका आगाज, उनकी आवाज सुनने के लिए बेचैन है। मुजफ्फरपुर में तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर का सम्मान लौटेगा, मुजफ्फरपुर का सम्मान लौटेगा। मुजफ्फरपुर की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, दुरुस्त होंगी। यहाँ घोटालों का जो स्मार्ट सिटी है उसको दूर किया जाएगा।
जो लोग उसके जिम्मेदार हैं उनको 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 ऊपर दिशा निर्देश जारी की जाएगी। उस महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था की दुरुस्त करने का जो हमारा जो संकल्प है उसको पूरा किया जाएगा। प्रशांत जी का कार्यक्रम रद्द तो नहीं हुआ है, कर्टेल हुआ है, छोटा हुआ है। अब उनके आने के बाद ही कल का दिशा निर्देश जो मिलेगा वो किया जाएगा। निवर्तमान नगर विधायक विजेंद्र चौधरी शहर में अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। कहा समय कम मिला है। मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ दिन भर लगातार बारिश हो रही थी, वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी इस बारिश में जनसंपर्क अभियान करते नजर आए। वार्ड नंबर 28 के स्पीकर चौक पर विजेंद्र चौधरी जनसंपर्क के दौरान इस बारिश में भी लोगों के घर घर जाकर मिलते नजर आए। जहां जहां विजेंद्र चौधरी जा रहे थे वहां वहां लोग माला पहनाकर उनका स्वागत करते नजर आए। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है, मैं आम लोगों से यह कह रहा हूं कि अच्छे लोगों को वोट करें और जो काम करने वाले लोग हैं उसे अपना प्रतिनिधि चुने। चुनाव है तो चुनाव में 5-6 दिन बचा हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर बारिश हो गया, 2 दिन डिस्टर्ब हो गया। दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली से लेकर के सब पर्व इसी में था, तो अब समय कम बचा है, इसलिए तेजी से काम चल रहा है। कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जनता एकदम हमसे 4 डेग आगे है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, भारी वोट से इस बार जीतेंगे। आज कई वार्डों में हुआ है, सुबह से लेकर के अभी तक, और अभी लगातार 3 वार्ड में यहाँ करना है। 8, 9, 10 तीनों का भ्रमण करना है। काम बहुत तेजी से चल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और काम के आधार पर मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में 3 तारीख। भाई सबको अधिकार है प्रचार करने का, इसमें क्या दिक्कत है? सबको वेलकम है मुजफ्फरपुर में, आवे अपनी बात रखे, जनता को जो पसंद आएगा वही ना करेगा। गठबंधन का तो बिहार में सरकार बनने जा रहा है। हाँ, हर घर से जनता निकल करके आ रहा है, महागठबंधन के समर्थन कर रहा है। यहाँ हमारे शहर में भी वही हाल है, जो हम लोग गली गली में जा रहे हैं, गली गली में हमारा समर्थन मिल रहा है, हमारे पार्टी को समर्थन मिल रहा है, हमारे विधायक जी को हर घर से आवाज आ रहा है कि भाई विजेंद्र जिंदाबाद। हाँ, पूरा आंधी है। मुजफ्फरपुर की सरजमीन पे विजेंद्र चौधरी के तमाम कार्यकर्ता एक, चाहे किसी जाति के हो, किसी समाज के हो, दलित हो, मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन विजेंद्र चौधरी को दिल से पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं भाई? कि विजेंद्र चौधरी ने मुजफ्फरपुर की धरातल पे विकास दिया, विकास की रोशनी चारों तरफ फैलाया, जात पात नहीं किए हैं, धर्म से ऊपर उठ के, जात से ऊपर उठकर विजेंद्र चौधरी ने मुजफ्फरपुर में काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि शिकवा न तेरे काम का हम आज करेंगे, शिकवा न तेरे काम का हम आज करेंगे। तू ऐसा विधायक है कि हम नाम करेंगे, और रहता है गरीबों के दिल में बेकरार तू, फिर क्यों तेरे हम नाम को बदनाम करेंगे? विजेंद्र चौधरी बदनामी का नाम नहीं है। आज महागठबंधन ने विजेंद्र चौधरी को 36 मर्तबा विधानसभा का टिकट दिया है, और आप सर्वे कर रहे हैं, आप निरीक्षण कर रहे हैं, आप पता लगा लीजिए, विजेंद्र चौधरी फिर 36 बार मुजफ्फरपुर के सरजमीन पे एक एक जनता के वोट से विधायक बनने जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में हम लोग को ये उम्मीद है कि विजेंद्र चौधरी यहाँ के मंत्री भी बनेंगे। मुजफ्फरपुर की चाहत है, मुजफ्फरपुर की चाहत है, भाई विजेंद्र जिंदाबाद। बुशहा विधानसभा क्षेत्र के जलालाबाद में राजद उम्मीदवार अमर पासवान को लोगों का अपार समर्थन मिला। बुशहा विधानसभा अंतर्गत जमालाबाद पंचायत के विभिन्न वार्डों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान निवर्तमान विधायक अमर पासवान ने अपने समर्थकों के साथ किया। जनसंपर्क के दौरान अमर पासवान का लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। जहां जहां अमर पासवान जा रहे हैं उन्हें लोग माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे। अमर पासवान बड़ों का आशीर्वाद लिए जहां जहां से अमर पासवान गुजर रहे थे, लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अमर पासवान ने कहा कि हम जहां जहां जा रहे हैं लोगों का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। समय का चक्र चलते रहता है, समय कम बचा है जरूर है, लेकिन जनता में प्यार, विश्वास और जिस तरीके से लोगों का आशीर्वाद है, तो मुझे लगता है कि ये 5 दिन जो है जनता भी चाह रही कि जल्द से जल्द बीते, और 6 तारीख को भारी से भारी मतों से जो है अमर पासवान के लालटीन छाप क्रमांक संख्या 2 पे लोग जो है इतना बटन दबाएंगे कि वो बटन ही दब जाएगा। तो मुझे लगता है कि जनता का प्यार और विश्वास इस चीज को बोल रहा है।
जमालाबाद में जिस सड़क पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये सड़क को आपने मतलब कि सहयोग किया है, यहाँ पे सड़क बनवाने का, काफी अंदर सड़क है और मतलब कि इसको मतलब निजी फंड से मतलब देकर बनवाया, क्या कुछ कहने का? बिल्कुल, जब हम पहली बार इस सड़क पे आए थे तो हमारे बाबूजी इस सड़क पे हमें लेके आए थे, और जब हमने देखा कि यहाँ पे लोगों की इतनी असुविधाओं में जी रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ शादियाँ नहीं हो पा रही थी, यहाँ पे जब लोग बीमार होते थे तो खाट पे लेके जाया करते थे। काफ़ी लोगों ने बताया कि कईयों प्रतिनिधि आए और गए लेकिन बन नहीं पाया। उसके बाद हमारे बाबूजी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी बीमार हो गए और फिर स्वर्गवास हो गया उनका, और फिर उसके बाद हमें जनता ने जो है विश्वास दे करके मुझे इस क्षेत्र का विधायक बनाया। और मैं जब आया इस क्षेत्र में और मैंने देखा तो ज़मीन अधिग्रहण का जो है पैसे की वजह से ये जो है सड़क अटका हुआ था, और लोग जो है चाहते थे कि ये सड़क जल्द से जल्द बन जाए। तो यहाँ पे सामाजिक सहयोग से हमने अपने प्रयास से, अपने प्रयत्न से, अपना निजी, बिल्कुल परेशानियां थी यहाँ पे, और लोग जो है चाहते थे कि यहाँ पे सड़क बने। इनका बस एक ही आशा था, एक प्रतिनिधि के तौर पे जो लोग देखते हैं उनसे एक ही विश्वास रहता है कि जल्द से जल्द यहाँ रोड बना। और जब यहाँ पे बैठने के बाद मुझे पता लगा कि जमीन अधिग्रहण के काम वजह से जो है ये नहीं हो पा रहा है और काफी समय से ये नहीं हो पा रहा था, तो हमने अपना निजी सहयोग करके, सामाजिक सहयोग लेकर के जो है इस सड़क को बनवा देने का काम किया। और आज यहाँ पे जो है आवागमन में लोगों को सुविधा है, और सुविधा मिलने के साथ लोग यहाँ काफी खुश हैं। काफी अंदर है ये मतलब ये रास्ता, बिल्कुल काफी अंदर है, और मुझे लगता है कि ऐसी पगडंडियों को ही हम लोगों को जो है अपना सहारा और उसको देखना है कि ये सब सड़क जो है ऐसी बस्तियों में बन जाए, और जल्द से जल्द बनेगी तो लोगों में इस चीज की खुशी मिलेगी कि हमारी तरफ कोई प्रतिनिधि आके देखा है और उनके द्वारा काम हो पाया है। कल विशाल जनसभा में जो भीड़ जुटा है, इतना भीड़ कहाँ से जुट गया? विरोधी तो सवाल कर रहे हैं। अब देखिए, उनका प्यार और विश्वास है, जनता जो है समर्थन के साथ चल रही है। ये पूर्ण रूप से आपको ये विश्वास दिलाने की भीड़ थी कि पिछली बार से भी बड़ी जीत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कल के आज बारिश भी हो रही है, कल के जनसभा के बाद थके नहीं है, थक नहीं रहे? देखिए, हम लोग का निरंतर काम है चलना और चलते रहना, और जनता के बीच में पूर्ण रूप से रहना, और जनता को जो है जो सुविधा उपलब्ध करा पाए वो उन सब चीजों को जो है हम लोग करवाना एक हमारा सर्वोपरि काम है। चुनौती नहीं लग रहा है? सब एनडीए है, सब महागठबंधन है, कोई चुनौती नहीं है। जनता के बीच में जब जनता ठान लेती है तो चुनौतियां कुछ नहीं होती हैं। जनता का विश्वास और प्यार ही जो है आपको आगे लेके जाएगा, और जनता का अपार समर्थन है और आशीर्वाद है। इससे जो है हम लोग पिछली बार से भी पूर्ण ज्यादा बहुमत से जीतने वाले हैं। उसके जिताएंगे। काम करलन है? हाँ, काम करे हैं तब ना खुश है हमसे। क्या काम किए हैं? रोड बनाए हैं। अच्छा, कन्हा पर लाद का आदमी बेराम पड़ता है तो लाद कर ले जाता रोड पर, पानी हेल कर रोड बना दिया है, अच्छी है, खुश हो गया हमसे, इनको खुश करेंगे। इस बार वोट दीजिएगा इनको। हाँ। मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार रंजन कुमार जनसंपर्क के दौरान लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी रंजन कुमार चांदनी चौक, ब्रिज बिहारी गली, लक्ष्मी चौक समेत कई वार्डों में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान किए। इस दौरान जहां जहां रंजन कुमार जा रहे थे, लोगों ने माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे। यही नहीं, रंजन कुमार ने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। रंजन कुमार अपने इस जनसंपर्क के दौरान उन्होंने आम लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि वोट करने की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार 20 सालों में नीतीश सरकार ने बिहार का कैसे विकास किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों को लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि हम जहां जहां जा रहे हैं, लोगों का अपार प्यार और स्नेह मिल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे हर हाल में जीत दिलवाएगी। कि मैं लगातार समाज के विभिन्न वर्ग में जाकर के लोगों से जनसंपर्क भी कर रहा हूं और उनके साथ बैठक करके कर रहा हूं। तो आज इसी क्रम में मैं यहाँ श्री सालासर जी हनुमान ये मंदिर के प्रांगण में ये कार्यक्रम हुआ है, और व्यापारियों ने एक तरफा मुझे समर्थन देने का हमको आश्वासन दिया है, और सारे व्यापारी बिहार में पुनः
एनडीए की सरकार बने, इसके लिए प्रतिबंध है। कोई नहीं चाहते, कोई व्यापारी वर्ग ये नहीं चाहता है कि बिहार में एक बार पुनः जंगल राज आए। तो व्यापारियों का पूरा समर्थन एनडीए के साथ है, और एनडीए के साथ है मतलब मुजफ्फरपुर में फिर एक बार कमल के फूल खिलेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने कल देखिए कितनी सूक्ष्मता के साथ वो जानकारी रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर पुनः बिहार में जंगल राज आती है तो क्या होगी, 5K होगी। जंगल राज था तो क्या था, 5K था। कट्टा, क्रोधता, कुशासन, क्रोध और करप्शन से भरा ये बिहार था। तो बिहार की जनता पुनः 5K लाने को तैयार नहीं है। एक बार पुनः बिहार में एनडीए की सरकार भारी बहुमत के साथ बनेगी। लोगों के मन में उत्साहित है कि योगी जी आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी आज हम लोगों ने इसके लिए मुजफ्फरपुर क्लब का मैदान भी आरक्षित कराया है, और हम लोगों ने आरक्षित करा करके भेज दिया है। उनका शेड्यूल बन करके 1-2 रोज में आ जाएगा। संभावना है कि 3 तारीख को योगी जी का यहाँ एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। साथ में हम लोगों की बात माननीय गृह मंत्री जी को भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि वो एक छोटा सा रोड शो करे। अगर हुआ तो 4 तारीख को गृह मंत्री जी का रोड शो का भी कार्यक्रम होगा। लगातार जनसंपर्क कर रहे लोग, लगातार मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ। जनसंपर्क के दरमियान मैं लगभग प्रतिदिन पैदल 12-15 किलोमीटर चल के लोगों के घर घर जा कर के कर रहा हूँ। बहुत बड़ा विधानसभा है, घर घर 365 दिन आया जाए तो नहीं पहुँचा जा सकता है। फिर भी मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों से संपर्क कर सकूं, और जनसंपर्क से बहुत बेनिफिट भी हो रहा है। लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, जिससे मेरा हौसला अफजाई भी हो रहा है और मजबूती भी हमको मिल रहा है। मुजफ्फरपुर धरती अलग धरती है। यहाँ हम लोग शुरू दिन से, पहले के जमाने में, पहले जब सुशील मोदी जी हुआ करते थे तो उनका रोड शो ऐतिहासिक हुआ करता था और उनका लगाव इतना था। अब हम लोग डिमांड कर रखे हैं कि योगी जी या अमित शाह का यहाँ रोड शो हो, जिससे पूरा हिंदुत्व का एक माहौल हो जाए और रंजन जी माने लाखों वोट से जीतने के कगार पर हो जाए। कलमबाग चौक शोरूम उद्घाटन के दौरान सड़क जाम किए जाने के मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय ने एसएसपी से जवाब मांगा। मुजफ्फरपुर में अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ के खिलाफ दर्ज मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने एसएसपी सुशील कुमार से पूरे मामले में प्रतिवेदन मांगी है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि आखिर किस आधार पर बिना अनुमति के इतना व्यस्त सड़क होने पर भी आयोजन किया गया। विदित हो कि यह मामला अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दर्ज कराया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 7 अक्टूबर को निरहुआ और आम्रपाली दुबे चित्रलेखा मॉल के उद्घाटन के लिए मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक पहुंचे थे, जहां भारी भीड़ जुटने से सड़क पर लंबी जाम लग गई। इससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस संबंध में अधिवक्ता ओझा ने मुजफ्फरपुर के एसडीएम तुषार कुमार, मॉल मालिक समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने अब एसएसपी से इस पूरे मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि पूर्व सांसद हैं भाजपा के, उसके साथ साथ अभिनेता भी हैं। आम्रपाली दुबे जो कि अभिनेत्री है, उसके साथ साथ मुजफ्फरपुर के एसडीओ पूर्वी, तीनों के विरुद्ध हमने चित्रलेखा मॉल के उद्घाटन के क्रम में सड़क कलमबाग चौक को पूर्णतः 4 घंटा जाम करके रखने को लेकर के एक मुकदमा माननीय सीजेएम मुजफ्फरपुर की अदालत में दर्ज कराया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने आज सुनवाई के बाद मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक को से इसका प्रतिवेदन की मांग किया है कि किस आदेश पर और क्यों आखिर कलमबाग जो रोड है जिसमें सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है, वहां लाल बत्ती लगा हुआ है, उसके बावजूद भी बिना परमिशन के जो कार्यक्रम कराया गया, सड़क को जाम किया गया। इतना ही नहीं, एक एम्बुलेंस जो कि इमरजेंसी में लेकर जा रहा था, उस एम्बुलेंस को भी घंटों रोका गया। इस मामले में पूर्णतः रिपोर्ट समर्पित करने के लिए माननीय न्यायालय सीजेएम ने आदेश किया है। पूर्व में मैंने यह मुकदमा दर्ज कराया था, यह कहते हुए कि जानबूझ करके एसडीओ पूर्वी के द्वारा और प्रशासन के द्वारा सड़क को जाम कराया गया और इन लोगों के द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद घंटों सड़क जाम रहा। न्यायालय गंभीरता से लेते हुए
इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोलू हत्याकांड के जिक्र किए जाने के बाद गोलू के पिता भावुक हुए। कहा कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। मुजफ्फरपुर में 2001 में हुए गोलू उर्फ गौतम अपहरण और हत्याकांड से जुड़ा है एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसने उस दौर में पूरे बिहार को झकझोर दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव के सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की जनसभा में एक ऐसे कांड का जिक्र कर दिया जिसे सालों पहले बिहार के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से 23 साल पहले हुए गोलू अपहरण और हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि गोलू अपहरण कांड कभी भूला नहीं जा सकता। जंगल राज के दिनों में मासूम बच्चों की जान भी सुरक्षित नहीं थी। पीएम मोदी ने कहा कि उस दौर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि 2001 में दिन दहाड़े स्कूल जाते बच्चे को उठा लिया जाता था और फिरौती की मांग की न मिलने पर आरजेडी के चट्टे बट्टे ने गोलू को टुकड़े कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। जंगल राज में ऐसी घटना घटती है। राजद के राज में 35 से 40 अपहरण हुए। उस समय कितनी खौफनाक तस्वीरें थी। माता पिता बिलखते रहते थे। राजद को न फर्क पड़ता था और न ही लोगों के सुख दुख से कोई लेना देना था। खतरनाक थे। यहाँ आप मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद गोलू अपहरण कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, उस छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए। 30 सितंबर 2001 को जेल रोड के पास रिक्शा से स्कूल जा रहा था 6 साल के गौतम उर्फ गोलू को हथियार के बल पर अपराधियों ने फिरौती के लिए मारुति वैन में खींच लिया और किडनैप करके अपने साथ ले गए। बच्चे अपनी 2 बहनों के साथ स्कूल जा रहे थे। दोपहर होते होते यह खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। उस समय गोलू के पिता रतन सिंह पीएनबी में काम करते थे। माता पिता की सूचना पर पुलिस पहुंची और एफआईआर दर्ज किया। जांच शुरू हुई पर कई दिनों तक गोलू का पता नहीं चला। शहर में आंदोलन की स्थिति उत्पन्न होने लगी। हालांकि पुलिस के आश्वासन पर लोग 2-3 दिन तक नियंत्रित रहे। सितंबर 2001 को अचानक खबर मिली कि हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक बच्चे की लाश मिली है। मृतक बच्चे की पहचान गोलू के रूप में हुई। हत्या की खबर मिलते ही लोग उग्र हो गए और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए और क्राइम कंट्रोल में विफल रहे। तब के एसपी नैयर हसनैन खान के खिलाफ आक्रोश चरम पर था। भीड़ बढ़ता सिख 8 इस कांड के विरोध में 26 सितंबर को उग्र लोगों ने जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। शुरुआत गोला रोड से हुई। प्रदर्शनकारियों ने निशाने पर पुलिस वाले थे। प्रदर्शनकारियों ने इसी दौरान पुलिस उत्तर की दिशा में फायरिंग कर दी। वहीं पर लॉज में रहने वाले 2 छात्रों को गोली लगी जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों छात्रों का शवों को मौके पर रखकर किसी को उठाने नहीं दिया। जब आक्रोश बढ़ गया, सभी थाने की सुरक्षा टाइट कर दी गई। ग्रामीण इलाकों में थानों पर प्रदर्शन किए गए। वहीं लोगों को एसपी नैयर हसनैन खान के प्रति काफी आक्रोश था और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा था। सरकार ने एसपी को हटाने का निर्णय लिया। गोलू अपहरण एवं हत्याकांड 2001 में घटित हुई थी। उसकी याद करते हुए उनके पिता बैंककर्मी रतन कुमार सिंह अपने पुत्र के हत्यारों को याद करते हुए कहा कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गोलू के पिता ने कहा कि वे
पीएम को पत्र लिखेंगे ताकि इस मामले की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और न्याय सुनिश्चित हो। तो 20 सितंबर 2001 का दिन था। सवेरा रिक्शे से जा रहा था अपनी दोनों बहनों के साथ। जस्ट स्कूल के थोड़ा पहले, करीब 400-500 गज पहले, जेल के नजदीक में वैन पर सवार लोगों ने उठा लिया उस बच्चे को। तो बच्चियां भागी हुई आई रिक्शे के साथ ही। तो हम लोग गए पुलिस के पास, अपना कंप्लेन किए। पुलिस भी अपना खोजबीन में लगी, लेकिन 4-5 दिन के बाद मालूम हुआ कि उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है फलने में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो जिस दिन मिला उस दिन फिर तो हंगामा हो गया शहर में बहुत। एसपी साहब का ट्रांसफर हो गया, दूसरे एसपी साहब आए। फिर उन्होंने अपने ढंग से कुछ अपना कार्रवाई किया। फिर आयोग का भी एक गठन हुआ, लालू जी ने करवाया था। उसका रिपोर्ट भी आया 2005 में, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया। पता नहीं क्यों नहीं किया गया। तो मामले को ठंडे बस्ता में डाल दिया गया। उसके बाद तो ऐसा ही था। हमको तो कुछ नहीं मालूम, ठंडा बस्ता में है या कुछ हुआ है, हमको नहीं। आपको न्याय मिला अब तक? हमको तो कोई जानकारी ही नहीं। आज मोदी जी भी उस घटना पर चर्चा की है। हाँ, तो हम देख रहे थे सामने रह गए कि भाई 20-25 साल पहले की घटना का अचानक मोदी जी के द्वारा हो रहा है। क्या लगता है, प्रधानमंत्री ने सभा में ही सारे जनता के बीच में घटना को ताजा कर दिया और बता दिए कि कैसे कैसे घटना घटी थी, तो अब कितना आस लगाएगी? क्या लगता है? क्या आस क्या लगाना? मान लीजिए प्रक्रिया है, कानून है, बहुत तरह का दांव पेच है। तो यही कहेंगे कि हाँ, वो जो रिपोर्ट है वो तो कम से कम सार्वजनिक किया जाए। हमको कुछ मालूम ही नहीं है कि कौन लोग इसके पीछे थे, कौन लोग करवाए, क्यों करवाए। इस मामले में उस समय कोई गिरफ्तारी हुई थी या नहीं? हाँ, गिरफ्तारी हुई थी, 4-5 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी थी। लेकिन मामला का पूरा पर्दाफाश नहीं किया गया। पर्दाफाश वो लोग आपस में कर लिए हो तो अलग बात है, हमको नहीं बताया। अभी तक ये पता नहीं चला कि किस कारण से उठाया गया। हाँ, घटना क्या था? हाँ, कुछ पता नहीं चला। पुलिस भी नहीं आपको बताया? नहीं, पुलिस नहीं। जांच में कुछ क्लियर नहीं बताया। जांच में हमको नहीं बताया गया। अब आप क्या, आज मोदी जी ने चर्चा की है तो क्या मांग करेंगे? मांग क्या करेंगे? इलेक्शन खत्म होता है तो चिट्ठी लिखेंगे उनको कि कम से कम वो जो आयोग की रिपोर्ट है उसको अपने दबाव से सार्वजनिक करवाने। गृह विभाग तो शाह जी के अंदर में है, चाहेंगे तो हो ही सकता है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। क्या आपकी सेहत आपके सपनों को रोक रही है? मधुमेह, हृदय रोग या दांतों में तकलीफ आपसे सुनवाई नहीं कर रही? सूर्या स्पेशलिटी क्लिनिक में डॉक्टर विवेक कुमार सिंह XSR एम्स पटना के डॉक्टर हैं। आपकी सेहत के सच्चे साथी जो मधुमेह और हृदय रोग का बेहतरीन इलाज करते हैं। तो वही सुवी डेंटल क्लिनिक में डॉक्टर सुरभि सुमन आपके दांतों को फिर से स्वस्थ और चमकदार बनाती हैं। हमारे पास है RCT, RVG एक्सरे, पेरिडोंटल डिजीज का उपचार, टूथ क्लिनिक और टूथ ब्लीचिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं। ब्रांच 1 जिला परिषद मार्केट चूरन छपरा और ब्रांच 2 शिव कॉम्प्लेक्स माइस थान चौक अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर। Contact us on 9304429599 7004906326। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए
विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9472108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से खड़े निर्दलीय उम्मीदवार संजय रजक अपना प्रचार प्रसार स्वयं कर रहे हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। ऐसे में सभी प्रत्याशी, तमाम राजनीतिक दल ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। ऐसे में जिले में एक ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो इस चुनावी माहौल में बारिश की चिंता न करते हुए ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान जनता के बीच चला रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी संजय रजक ने बताया कि न उनके पास किसी राजनीतिक पार्टी की ताकत है और न ही धन बल की ताकत है। उनके 94 विधानसभा क्षेत्र के जनता ही उनकी ताकत है। सबसे पहले आपके और शहरवासियों को बहुत धन्यवाद कि आप लोग के प्यार, आशीर्वाद, सहयोग से मेरा नामांकन सफल रहा। और मतलब कि इस बार हम अपने शहर मुजफ्फरपुर से निर्दलीय विधायक प्रत्याशी के रूप में चुनाव नामांकन किए हैं और नामांकन सफल रहा। और नामांकन मेरा क्रम संख्या 18 सिलेट छाप है। और बात रहा कि आज ये मेरा औकात नहीं था, कहीं न कहीं जो 2016 से जो काम कर रहे थे शहर में बच्चों को शिक्षा को लेकर, जरूरतमंद लोगों की मदद को लेकर, और लोग चंदा दिए, सहयोग किए, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, वो चंदा के सहयोग से आज हम विधायक पद का नामांकन किए और नामांकन सफल रहा। विरोधी ने बहुत कोशिश की इसका नामांकन न हो, फिर भी नामांकन सफल रहा। और आज ही हम प्रचार कर रहे और पैसा उतना है नहीं कि मतलब ठेला निकाल पड़े, इसीलिए स्कूटी को ही मतलब कि अपना प्रचार कर रहे हैं। ना कोई मेरा प्रचारक है, ना स्टार प्रचारक है, खुद से पूरे शहर में घूम रहे हैं। और आप लोग के आशीर्वाद सहयोग से, शहरवासियों का आशीर्वाद सहयोग से आज हम मतलब कि नाम हो रहा है और विश्वास है जनता शिक्षा से कहीं न कहीं जुड़े हैं और आपको सिलेट छाप भी मिला। जी, 2016 से हम आप मीडिया के लोग जानते हैं कि 2016 से हम अपने शहर मुजफ्फरपुर में लगातार शिक्षा पर काम कर रहे थे और सिलेट छाप भी मिला। और हमारा मिशन शिक्षा, सबसे पहले बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, लोगों को रोजगार दिलाना, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना और सरकार की जो योजना है वो लोगों को दिलाना। और लास्ट में अंत में ये कि हमारा जो सैलरी मिलेगा, अगर हम विधायक बनते हैं, मेरा जो सैलरी मिलेगा वो आधा सैलरी मतलब शहर के बच्चों शिक्षा और गरीब जरूरतमंद लोगों की शादी ब्याह हो या किसी दुख में हो तो ऐसे लोग को मदद की हम मदद कर रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, उसमें भी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। देखिए, अकेले है मतलब प्रचार करना है, जान लीजिए, और भी काम रहता है, मतलब कि कैंपेन करना, सब कुछ करना। इसीलिए मतलब कि धूप हो, बरसात हो, हम धोबी समाज से आते हैं, हम लोग में धूप बरसात दिखाई आता है, कितनों भी कष्ट हो पर हिम्मत नहीं हारना है और आगे बढ़ना। और आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग है कि आज हम यहाँ पे हैं। विजन क्या कुछ है चुनाव का आपका? विजन हमारा बस 4 मिशन है। सबसे पहले शिक्षा पे काम करना है कि हमारे जो स्कूल शहर में जो शिक्षा है वहाँ पे ना शौचालय, ना पानी, ना बिजली है, उस पर सही करना। कॉलेज में जो समस्या है उस पर काम करना। रोजगार की बात करते हैं तो बेला जो फैक्ट्री है वहाँ पे रोजगार लगे, लोगों को रोजगार मिले, उस पर काम करना। सदर और मेडिकल का हाल बदहाल है, उस पर काम करना। और सरकार की जो योजना है वो सभी लोग लाभ ले, इसके लिए प्रचार प्रसार करना है, लोग को लाभ दिलवाना है। और जो मेरा सैलरी मिलेगा विधायक का, अगर हम 1.5 लाख सैलरी हमको मिलता है
तो आधा सैलरी 75,000 सैलरी शहर के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए रहेगा और गरीब जरूरतमंद के लिए शादी हो, ब्याह हो या किसी में कोई घटना हो गया उसमें भी मेरा रहेगा। मैदान में कई प्रत्याशी हैं, विजेंद्र चौधरी हैं, रंजन कुमार हैं, जनसुराज के एक ही राह से प्लस निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं कई, उनको अपने जगह पे कहाँ पे देखिए जनता जाग चुकी है। अब धनबल बाहुबल नहीं चलेगा, इसलिए कि अभी शहर में चुनाव हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ वो देखे होंगे, बड़े बड़े दिग्गज थे और एक साधारण शिक्षक बंसी जी जो चुनाव जीत गए। तो अब धनबल बाहुबल खत्म हो गया है। अब जनता उसी को वोट देगी जो जनता के लिए काम करेगी। और संजय जग 2016 से धूप हो बरसात हो, अभी बरसात हो रहा है और दिल्ली अकेले पूरे शहर में घूम रहे हैं और आप लोग के आशीर्वाद से माहौल बन भी रहा है। और विश्वास है कि लोकतंत्र के पर्व में जनता मालिक होती है और मैं एक सेवक हूँ। मैं जनता मालिक से कहूंगा कि मैं सेवक हूँ, मुझे एक बार सेवा का मौका दे और विश्वास रखे। अगर काम करके नहीं दिखाए तो आप लोग कहिएगा जल्दी जी। लोगों से क्या कुछ अपील रहेगा? लोगों से यही हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि सबको मौका दिए है, कोई 25 साल से, कोई 20 साल से है, कौन क्या किया नहीं किया सब आपके हाथ में है। एक बार युवा है, पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, ना मेरे ऊपर कोई केस है ना मुकदमा है, एक बार मौका दीजिए और विश्वास रखिए इतना काम कर देंगे ना आप लोग कहिएगा। और खासकर आपके बच्चों के लिए, शहर के बच्चों के लिए काम करना है, शिक्षा के लिए काम करना है, लोगों को रोजगार मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और सभी लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिले, इस पे काम करना है। जल्दी नाम बता दीजिए। नाम संजय रजक हो गया, ऐसे मेरा कुमार के तो संजय कुमार, डॉक्यूमेंट के कुमार हो गया, संजय बोलते हैं। और विधायक प्रत्याशी निर्दलीय 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र। चुनाव चिन्ह क्या कुछ है? चुनाव चिन्ह मेरा सिलेट छाप है, बच्चों शिक्षा का प्रतीक और बच्चों का भविष्य। कांग्रेस जिला कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह मनाई। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं देश की एकता और अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक देश की एकता और मजबूती के लिए कार्य किया। उन्होंने देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए जो कदम उठाए वह हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देकर देश के गरीब और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने का कार्य किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी का जीवन राष्ट्र सेवा का प्रतीक था। उन्होंने आपातकाल जैसी कठिन परिस्थितियों में भी देश को संभाले रखा और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने रियासतों के एकीकरण के माध्यम से भारत को राजनीतिक रूप से संगठित किया। उनके अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के कारण ही आज भारत एक सशक्त और अखंड राष्ट्र के रूप में खड़ा है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने दोनों महान नेताओं के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित की। उन्होंने उनके आदर्शों और विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस मौके पर शहर और ग्रामीण क्षेत्र से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे और कहा कि आज के युवाओं को इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। अंत में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने किया और धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि ऐसी स्मृति सभाएं हमें हमारे नेताओं के योगदान को याद दिलाती है तथा राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत करती है। लेडी प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है और अखंड भारत को एकता अखंडता से बनाए रखने वाले हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आज जयंती है। जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार के तत्वाधान में आज कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में ये दोनों महान विभूति को एक पुण्यतिथि और एक जयंती समारोह की आयोजित की गई है। और आज जो है कि हम महान नेत्री जो हमेशा देश के बारे में गरीबी मिटाओ का नारा देने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो जोरा बैल से किसानों को रसिया से कोलैबोरेशन करके ट्रैक्टर और नेशनलाइज बैंक राष्ट्रीयकरण बैंक को करने वाली और हमेशा एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए और जब जब पाकिस्तान सर उठाया है उसको सर कुचलने में इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में लाहौर तक कब्जा किया गया और 99,000
पाकिस्तानी सेना को सिलेंडर कहा कि बांग्लादेश एक अलग बांग्लादेश बनाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। ऐसे आयरन लेडी के आज पुण्यतिथि पर हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कोटि कोटि नमन करते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे आज़ादी के बाद प्रथम गृह मंत्री रहे, जो हमेशा अखंड भारत इनके नेतृत्व में भारत का चौमुखी विकास हुआ और रजवाड़ा जमींदारी सारे खत्म किए इन्होंने। तो ऐसे महान विभूति और लौह पुरुष हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कोटि कोटि नमन करते हैं। वज्जिका कला पर सार्वजनिक व्याख्यान एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया। मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में वज्जिका कला की पुनः खोज विषय पर एक सार्वजनिक व्याख्यान एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT दिल्ली के लेदर डिजाइन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वल अंकुर द्वारा किया गया। यह व्याख्यान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा NIFT दिल्ली को दिए गए शोध अनुदान के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्ट अनवीलिंग ऑफ वज्जिका आर्टिस्टिक ट्रेडिशन के तहत आयोजित किया गया। डॉक्टर अंकुर के व्याख्यान में उपस्थित श्रोताओं ने वज्जिका क्षेत्र की प्राचीन कलात्मक परंपरा, उसके स्वरूप, तकनीक, प्रतीक और सामाजिक संदर्भों पर आधारित उनके गहने शोध को बड़े ध्यान से सुना और सराहा। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति बिहार विश्वविद्यालय ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने उद्घाटन संबोधन में कुलपति महोदय ने डॉक्टर उज्ज्वल अंकुर एवं वज्जिका कलाकारों को उनकी गहन अध्ययनशीलता और इस लोक कला के पुनर्जीवन के लिए किए जा रहे अतुलनीय कार्यों के लिए बधाई दी। इस अवसर पर स्वर्गीय सच्चिदानंद चौधरी, स्वर्गीय प्रोफेसर प्रणय कुमार और श्री आनंद कुमार को क्रमशः वज्जिका संस्कृति, कला और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त वज्जिका कला के 11 चयनित कलाकारों को, जिन्होंने NIFT दिल्ली में आयोजित 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया था, कुलपति डॉक्टर अंकुर द्वारा सम्मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और संगठनों से आए युवा कलाकारों एवं विद्यार्थियों को वज्जिका कला एवं आयोजित कार्यशालाओं में सहभागिता के लिए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका विश्वविद्यालय की तरफ से और मेरी तरफ से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज का जो प्रोग्राम है नृत्य का वज्जिका आर्ट पे, मैं जब से आया हूँ यहाँ पे वज्जिका की बहुत बात होती है और वज्जिका को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी हमको तमाम लोग फोन करते हैं कि एक वज्जिका का विभाग भी विश्वविद्यालय में खुलना चाहिए। हमारा ये मानना है कि हम तो किसी प्रस्ताव को रोकते नहीं। कार्यक्रम के बारे में कुछ? आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से वज्जिका पेंटिंग पर आधारित है। जो नृत्य दिल्ली से जो लीडर डिजाइन डिपार्टमेंट के HOD हैं उज्ज्वल अंकुर हैं, उनके आख्यान के साथ वज्जिका पेंटिंग बाकी अन्य कलाओं से कैसे अलग और महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हमारे पूर्वज जो वज्जिका पेंटिंग करते थे वो कितना समृद्ध था। कालांतर में ये बिल्कुल विलुप्त हो गया वो स्थान या वो सम्मान जो बाकी अन्य लोक कलाओं को मिला वो वज्जिका को नहीं मिल पाया है। तो हम और हमारी टीम, विशेष करके आनंद जी और NBI और कला कुंज रमेश रत्नाकर जी, चांदनी समर, ये सभी लोग मिल करके एक ऐसी नई इबारत लिखने जा रहे हैं जिसमें वज्जिका कला आगे समृद्ध होगी और एक नए रूप में वज्जिका कला का ब्रांडिंग होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग वज्जिका की उस गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली कला से परिचित। गोपाल फलक, कार्यक्रम संयोजक। जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम था आज यहाँ पर? जी हाँ, आज यूनिवर्सिटी के परिसर में हम लोग वज्जिका पेंटिंग, वज्जिका आर्ट जो है इस क्षेत्र की वज्जिकांचल की जो कला है उसके बारे में एक पब्लिक लेक्चर कर रहे हैं। मेरा नाम उज्ज्वल है, मैं NIFT दिल्ली में प्रोफेसर हूँ
और मैं एक प्रोजेक्ट हेड कर रहा हूँ जो कि वज्जिकांचल क्षेत्र की कला के बारे में बात करता है। इस प्रोजेक्ट का डिलीवरेबल है कि अल्टीमेटली हम फाइनली एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे वज्जिका कला को सेलिब्रेट किया जाए। उसी संदर्भ में पब्लिक लेक्चर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहाँ पे अलग अलग कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, साथ साथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, कुछ साहित्यकार, कुछ कलाकार और सारे विज्ञ लोग, सारे बुद्धिजीवी लोगों का एक जमावड़ा है। तो इसी सिलसिले में ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज। युवाओं में कितनी उत्साह दिख रही है वज्जिका पेंटिंग को लेकर? बिल्कुल बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि कुछ चयनित कलाकारों को हम लोगों ने दिल्ली निफ्ट में बुलाया था और वहाँ पे उनको वज्जिका कला से रूबरू कराया गया। वहाँ पे वर्कशॉप दिया गया, 7 दिनों तक उनको वहाँ पे रखा गया और सारी तरह से उनको सिखाया गया कि क्या वज्जिका कला है, कैसे ये दूसरी कलाओं से अलग है। और फिर उन लोगों ने, उन 11-12 लोगों ने यहाँ पे आके अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, गाँव में जाके, ग्राउंड पे जाके काम किया और काफ़ी लोगों को इसके बारे में अवेयर किया। फाइनली वो सारे लोग आज आ रहे हैं और उनके संदर्भ से और भी जितने लोग हैं जो अभी तक अनभिज्ञ हैं लेकिन बात जानना चाहते हैं, कला को पहचानना चाहते हैं, उन सारे लोगों का यहाँ पे जमावड़ा है बुद्धिजीवियों के साथ। तो उत्साहित तो बिल्कुल है और मेरी आशा है कि ये लेक्चर के बाद जब उन्हें एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि हम जो विलुप्त हो गई हमारे क्षेत्र की कला वो कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे वो दूसरी कलाओं से भिन्न है, तो डेफिनेटली वो और इस पे काम करेंगे और बिल्कुल ये एज अ क्राफ्ट क्लस्टर, एज अ आर्ट क्लस्टर ये एरिया डेवलप होगा। कार्यक्रम में आए हैं, कितनी उत्साह दिख रही है बच्चों में और जो भी कला से जुड़े लोग हैं उनमें? तो यहाँ पे वज्जिका पेंटिंग जो कि एक ऐसा आर्ट है अभी तक जो है उपेक्षित रहा है। हम मधुबनी पेंटिंग की बात करते रहे हैं, लेकिन जो वज्जिकांचल का जो एक आर्ट है, वज्जिका आर्ट, उसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। जब तक कोई कला संरक्षित नहीं होगी हमारी संस्कृति का पता नहीं चलेगा कि हम किस, हमारी पृष्ठभूमि क्या है। जैसे 12 मासा को यहाँ पे पोस्टर के माध्यम से और कूची के माध्यम से जो रेखांकन किया गया है कि 12 मासा में पहले हमारे जो गांव की स्त्रियां होती थी वो झूला पे झूलते हुए 12 मासा गाया करती थी कि सावन में हे सखी सर्व सुहावन। तो कैसे रिमझिम सावन में मेघ का बरसना होता है, कैसे माघ में क्या होता है, फिर आसिन में क्या होता है, ऐसे 12 महीने में किस तरह से लोगों का रहन सहन होता है, स्त्रियों की मनोदशा क्या होती है, सबको अगर कुचियों के माध्यम से व्यक्त किया जाए तो ये एक अद्भुत है। आज का जो दिन है ऐतिहासिक दिन है वज्जिकांचल के लिए विशेषकर। यहाँ पे उज्ज्वल अंकुर सर दिल्ली से यहाँ पे आए हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। गोपाल फलक जी इसमें सहयोग कर रहे हैं और तमाम यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं सब एक होकर के एक बड़ा सा आयोजन हो रहा है जो सीनेट हॉल में है। ये भी एक प्रेस्टिजियस है और ये इसमें जो चीफ गेस्ट है बीसी साहब माननीय हमारे कुलपति महोदय। जिला न्यायालय एडवोकेट सभागार में जिला एडवोकेट संघ की पहली बैठक हुई। एडवोकेट एसोसिएशन के सभागार में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्षता में संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार लाल ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं महासचिव श्री उमेश प्रसाद सिंह का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। श्री लाल ने अपने संबोधन में कहा कि एडवोकेट्स एसोसिएशन न्याय व्यवस्था का अहम स्तंभ है और सभी चयनित प्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि वे अधिवक्ताओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी साथ मिलकर विकास की गति को आगे बढ़ाना है और कमियों को दूर करना है। महासचिव उमेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सभी निर्वाचित सदस्यों में काफी उत्साह है, हम मिलकर काम को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह का समापन हुआ। सभागार में उत्साहपूर्ण माहौल रहा और सभी सदस्यों ने नवचयनित टीम को शुभकामनाएं दी। एडवोकेट्स एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ है। इससे सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि और जनता में काफी उल्लास है। इसी को लेकर आज अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। एक दूसरे का मिलन समारोह था। इसमें हम लोग आम सभा के जरिए हम लोग के अध्यक्ष के आदेशानुसार हम लोग का आज अभिनंदन समारोह संपन्न हुआ। हम लोग काफी इससे प्रभावित हैं, खुश हैं और
अधिवक्ताओं के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करने का संकल्प लेंगे। एसोसिएशन में कुछ दिनों से चुनाव नहीं हो रहा था, एडहॉक कमेटी थी, इसलिए विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा था। आज हम लोग का चुनाव संपन्न हो गया, सभी पदाधिकारियों का परिणाम घोषित हो गया और परिणाम टंग भी गया और आज हर्षोल्लास के साथ हमारे एडवोकेट एसोसिएशन के भी जितने भी पदाधिकारी और मेंबर भी सहित सभी लोग हम लोग आपस में बैठे हैं। हम लोगों के बीच में प्रेसिडेंट के पद पर मुझे सम्मानित किया गया है, महासचिव के पद पर श्री उमेश सिंह को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। दूसरी बात है कि हम लोग सभी के बीच में एक राय बनी है कि हम लोग जो भी जीत करके आए हैं, हम सभी लोगों का दायित्व होता है कि हम लोग इस एडवोकेट एसोसिएशन के विकास में अपना समय लगावें और अपने कार्यों का निर्वहन करें और इसी बातों को लेकर के सभी लोग एक साथ हैं, एडवोकेट एसोसिएशन एक साथ है। खबरों में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।